हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 2 अक्टूबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो आने वाले दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ना सिर्फ हम लोग इस तारीख का जो न्यूज़पेपर है इसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए उनको पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उसमें से प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, प्री में किस तरीके के क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड मेंस में अगर सवाल आया तो आंसर राइटिंग में फिर ये जो डाटा है आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। काफी कुछ है जानने के लिए, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन, शुरू करते हैं 2 अक्टूबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके साथ में। तो पहली जो खबर है वो ये है कि AFSPA एक्सटेंडेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, यानी कि AFSPA जो है या फिर आफ्सपा जो है इसको असम के 4 जिलों में एक्सटेंड कर दिया गया। पहली चीज तो ये कि ये आफ्सपा या फिर AFSPA होता क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक तरीके का कानून है जिसकी मदद से आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती हैं अगर उनको किसी ऐसे एरिया में डिप्लॉय किया जाता है जहां पर किसी तरीके का कंफ्लिक्ट चल रहा है। अब ये जो न्यूज है कि असम के 4 जिलों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या फिर आफ्सपा जो लगा हुआ है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इस बात को लिखा भी है कि न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नोइंग अबाउट आफ्सपा या फिर AFSPA जो है या फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है इसको जानना जरूरी है। वजह, इसकी वजह यह है कि काफी वक्त से नॉर्थ ईस्ट में चीजें पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं चल रही। मणिपुर का केस आपके सामने है, काफी वक्त से वहां पे डिस्टर्बेंसेस हैं, लगातार वायलेंस हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप बीते 1-2 साल में देखेंगे तो कुछ छिटपुट घटनाएं इधर उधर और भी हमको देखने को मिली हैं मणिपुर के अलावा भी। असम में अब फिर से और अभी असम के पहले खबर आई थी कि मणिपुर में भी जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को एक्सटेंड किया गया है, उसको कुछ वक्त तक के लिए और जो है वहां पे लगाया गया है। इसी तरीके से अब असम से खबर आ रही है कि यहाँ पर भी 4 जिलों में इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये न्यूज में बना हुआ है एंड इस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है एंड यहां से एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ें, इसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि यूपीएससी इस पे सवाल पूछ सकती है। बात को समझिएगा, मणिपुर में कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जो है लगा दिया गया है या फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब असम से खबर आ रही है कि यहाँ पे लगा दिया गया, यहाँ पे भी जो 4 जिलों में लगा हुआ है वहां पे एक्सटेंड कर दिया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर वायलेंस हो रहा है, बार बार आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जिक्र आ रहा है, तो इस हिसाब से ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो 4 जिलों में आफ्सपा लगा दिया, एक्सटेंड कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आफ्सपा क्या होता है ये पता रहना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो कानून है वो पास कब हुआ था, इसका जवाब है 1958 में ये कानून पास हुआ था। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब पास हुआ है, याद रखिएगा 1958 में। अंडर इट एन एरिया इज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया। Army and Central Armed Police Forces, that is CAPF, operating in a disturbed area has power to kill anyone in contravention of the law, arrest people and search premises without a warrant, and protection from legal suits without union government sanction. अब ये थोड़ा समझते हैं, जो बात मैंने भी एकदम से अंग्रेजी में पढ़ी है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर इलाका है, लेट से एक क्षेत्र हमने ले लिया। अब या तो ये कोई एक जिला हो सकता है, एक से ज्यादा जिले हो सकते हैं, या फिर एक पूरा का पूरा राज्य हो सकता है, या फिर किसी एक स्टेट का एक हिस्सा हो सकता है, या एक से ज्यादा राज्य हो सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई ये जो इलाका है ये हमारे देश का पार्ट है। अब यहां पर मणिपुर जैसी कोई स्थिति हो गई या किसी और तरीके की परिस्थिति बन गई, मगर यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है, आपका जो सामान्य सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बस में चीजें नहीं आ रही हैं, और हाथें और जो परिस्थितियां जो है वो हाथों से बाहर निकलती चली जा रही हैं, सिविलियंस के बस का अब कुछ नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको आर्मी को उतारना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर आर्मी नहीं तो फिर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं, सशस्त्र आपकी जो सैन्य
पुलिस फोर्सेस होती हैं, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गई, आईटीबीपी हो गई, इन लोगों को फिर यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो कोई भी क्षेत्र है जो लेट से जहां पे किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है या किसी तरीके की परिस्थितियां सामान्य नहीं है, और अगर आपको वहां पर आर्म फोर्सेस को उतारना है, यूनिफॉर्म फोर्सेस को अगर वहां पर आप उतारना चाहते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को फिर से नॉर्मलाइज किया जा सके, तो ऐसा नहीं होता कि आपने ऑर्डर कर दिया और आर्मी वहां पे जाके ऑपरेट करने लगेगी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इस पूरे के पूरे एरिया को डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले इस पूरे एरिया को डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया। अब इसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है एक कानून के तहत में जिसका नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो आपने देख लिया कि भाई ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है, शॉर्ट में इसको मैंने एल एंड ओ लिख दिया है, वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल प्रशासन के बस की बात नहीं रह गई है। परिस्थितियां यहाँ पे बहुत खराब हो गई हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल कुछ वक्त पहले आपको मणिपुर में देखने को मिल रहा था। इसी तरीके से कश्मीर में 1989 के बाद में जब इंसर्जेंसी हुई थी तो वहां पर भी परिस्थितियां काफी खराब हुई थी, तो वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं रह गई थी। ऐसी परिस्थिति में जब आपको अब समझ में आ गया कि कोई ऑप्शन नहीं है, आर्मी को उतारना पड़ेगा या फिर बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, सीएपीएफ को उतारना पड़ेगा, तो आपने क्या किया? ऐवे ही नहीं कि आपने ऑर्डर कर दिया कि जाके वहां पे ऑपरेट करने लगो। सबसे पहले आपने एएफएसपीए के तहत में इस जगह को डिक्लेयर किया है डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर चुकने के बाद में फिर आपने जो है आर्मी को या फिर बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, सीएपीएफ को जो है उतारा है। एक बार जब इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, एक बार जब आफ्सपा के अंदर में इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो भी आर्म फोर्सेस आपने वहां पे उतारी हैं, चाहे आपने वहां पे सेना को उतारा है, चाहे आपने सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को उतारा है, अब उनके पास में कुछ स्पेशल पावर आ जाती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पुलिस फोर्स के पास में या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स के पास में या किसी भी प्रशासनिक अथॉरिटी के पास में नहीं होती। क्या क्या पावर्स आ जाती हैं? सबसे पहला तो अगर यहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन करता है, अगर कोई यहां पे कानून के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई गतिविधि कर रहा है, तो फिर आर्मी के पास में, सीएपीएफ के पास में पूरी आजादी है कि वो उसको गोली मार सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, और इसके लिए उनको फिर एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा या परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। बात को समझिएगा। अभी लेट से कि किसी जगह पे परिस्थितियां सामान्य हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, पुलिस जो है सारा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देख रही है, एकदम से किसी बात को लेके कोई जुलूस जो है वो निकलता है और उस जुलूस का जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था लेट से किसी वजह से वो उग्र हो जाता है और वहां पे वायलेंस हो जाता है, पत्थरबाजी होती है और सारी चीजें होती हैं। पुलिस ने जो है टीयर गैस फायर कर दिया या फिर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को डिस्पर्स कर दिया, इधर उधर कर दिया, मसला जो है वो हाथ में आ गया। तो ये अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से अभी कंट्रोल में है और पुलिस वालों के बस में है। लेट से कि अब इसी भीड़ में से किसी लोगों के पास में AK-47 है और वो लोग गोलियां चलाने लगे और बहुत से लोग मर गए और बहुत परिस्थितियां हो गई, पुलिस वालों भी में से भी किसी की जान चली गई अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद फिर ये खबर फैल गई तो पता चला दूसरा जो पक्ष था वो भी निकल कर आ गया। अब लोगों के हाथ में हथियार है और एक दूसरे पे जो है फायरिंग हो रही है और 50 तरीके के नाटक हैं, पुलिस और प्रशासन को कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। इस तरीके की अगर परिस्थिति बन गई तो ऐसी कंडीशन में फिर आपने को एएफएसपीए के तहत में डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके आर्मी को उतारना पड़ेगा या सीएपीएफ, सीआरपीएफ जो भी है उसको लाना पड़ेगा। अब एक बार जब ये लोग उतर गए तो लाठीचार्ज करने के पहले जब सामान्य परिस्थितियां थी तो पुलिस को एक बार परमिशन लेना पड़ेगी, या फिर अगर पुलिस को फायर ओपन करना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगी। मगर जब ये सारी बातें तब की हैं जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रही हैं और एक आध जगह पे कहीं कुछ विवाद हो गया जो वायलेंट हो गया, तो वहां पे पुलिस को बकायदा परमिशन लेना पड़ती है, ऐसे फायर ओपन नहीं कर सकते आप। मगर जब एक बार डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया और फिर अगर इस तरीके का माहौल बना तो फिर सीएपीएफ या फिर आर्मी के पास में पूरी इजाजत है, बिना किसी से परमिशन लिए वो फायर ओपन कर सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी एरिया को अगर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है एएफएसपीए के तहत में, तो आपकी फौज या फिर पैरामिलिट्री के पास में ये पावर है कि वहां पर ऑपरेट करते वक्त डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होने के बाद में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की ऐसी हरकत करता है, गतिविधि करता है जो कानून के खिलाफ जाती है, तो उनके पास में पूरा अधिकार है कि वो उस आदमी को मार सकते हैं। ठीक है, वो उसको किल कर सकते हैं, दे कैन शूट हिम डाउन, और उसके लिए कोई परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरा ये कि लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। सामान्य परिस्थिति में अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट वारंट लेकर जाना पड़ता है कोर्ट से, बकायदा आपको मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है, उसके बाद में आप जाके किसी को उठाकर लाते हो। मगर जब किसी जगह को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया और वहां पे फौज ऑपरेट कर रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो किसी को भी उठा सकते हैं शक की गुंजाइश पे, और उसके लिए कोई आपको वारंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि किसी व्यक्ति के प्रेमाइसेस को अगर आपको सर्च करना है, कहीं पर अगर तलाशी लेनी है,
कहीं पर अगर आपको दबिश डालनी है तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ती है सामान्य परिस्थितियों में। बट एक बार जब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया, आफ्सपा लग गया, तो उसके बाद में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर शक है, शुबा है, इंफॉर्मेशन है कि भाई यहाँ पे कुछ गतिविधियां हैं, कुछ हथियार छुपा के रखे गए हैं, कोई लोग छुपे हुए हैं संदिग्ध किस्म के, तो फिर आप बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वारंट के जाके वहां पर सर्च कर सकते हैं। तीसरा ये कि अब ये सारी गतिविधियां करने में बहुत हाई चांसेस हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है, अब ये कहने में थोड़ा सा इंसेंसिटिव लगेगा, मगर देखिए होता क्या है, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि किसी इलाके को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है, तो फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का अगर इस्तेमाल होगा तो गेहूं के साथ में घुन पिसता ही पिसता है। कई बार आपके अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो वो भी फिर लपेटे में आ जाता है। इसमें कोई मतलब ऐसी शक और शुबा की बात नहीं है। जब ऐसी परिस्थितियों में फोर्सेज ऑपरेट करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर अब ये सवाल उठेगा कि भाई किसी निर्दोष के साथ में गलत हो गया, ये सारी चीजें। तो पॉइंट यह है कि जब फोर्सेज ऑपरेट करती हैं ऐसी परिस्थिति में, बहुत हाई चांसेस हैं कि किसी निर्दोष का भी जो है गलत हो सकता है। बट पॉइंट है कि अगर आपके एक बड़ा शत्रु है, उसको मारना है, तो एक बड़ा आप कह सकते हैं परिस्थिति अगर आपके सामने खड़ी हुई है, उससे डील करना है, तो फिर आपको उसको फोर्स से ही जो है दबाना पड़ता है और उसमें कोलेटरल डैमेज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर अगर कोई आपका पुलिस अफसर है, या फिर कोई अगर आपका कोई अफसर है, या आर्मी का है, या सीएपीएफ का है, या कोई भी व्यक्ति है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में आसपा के अंडर में काम कर रहा था, तो उसके खिलाफ फिर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेंक्शन नहीं दे दे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने फौजें उतारी, फौजों ने वहां पे जाके काम किया, सारी चीजें हुई, और होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पर अगर लट से किसी तरीके का किसी के साथ में अन्याय हो गया, या फिर अगर अन्याय नहीं भी हुआ, किसी ने अगर लेट से एक गलत केस ही बना दिया कि भाई यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया और ये और वो, और उसके बाद आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति या कुछ लोगों के प्रति आप कोई केस लगाओ वहां पर, तो इस तरीके का कोई केस दायर नहीं किया जा सकता जब तक यूनियन गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन ना मिल जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आफ्सपा जब भी किसी जगह पर लगता है, क्या होता है, वहां पर जो भी फौजी अफसर या फिर जो भी आपकी पैरामिलिट्री ऑपरेट कर रही है, एक तो उनके पास में पावर है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, जो भी व्यक्ति वहां पे लॉ के खिलाफ में काम कर रहा है। दूसरा, आपके पास में अरेस्ट करने का और किसी के डिटेन करने का बिना वारंट के, एंड बिना वारंट के किसी भी जगह पर तलाशी लेने का राइट है। तीसरा ये कि ये जो सारी एक्टिविटीज वगैरह की जाती हैं, इसके लिए आपके ऊपर कोई कानूनी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी परमिशन ना दे दे। तो इनको लीगल जो भी सूट्स हैं उससे प्रोटेक्शन मिलता है अगर ये आफ्सपा के अंडर में काम करते हैं। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ड्रेकोनियन किस्म का लॉ है, ये काफी ज्यादा ऐसा लॉ है कि जो भाई आपके ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा नजरअंदाजी करता है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देता है फोर्सेस को। तो इसके लिए यह भी प्रावधान है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही लगाया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में कहीं पर आपको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू होता हुआ नहीं दिखेगा। मगर अगर परिस्थितियां खराब होंगी, कल को मणिपुर जैसी स्थिति बनेगी कहीं पर, तो फिर स्टेट के पास में इतनी माइट होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस तरीके के कानून होने चाहिए जो उनकी हेल्प करें सिचुएशंस को या लॉ एंड ऑर्डर को एकदम नॉर्मलाइज करने में। और यहां पर आफ्सपा जो है, एएफएसपीए जो है, वो रोल में आ जाता है। तो ये हमको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है यहां से कि ये आफ्सपा के अंडर में आप किसी एरिया को क्या डिक्लेयर कर सकते हो, तो हमको याद रखना है कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आफ्सपा जो है, इसके तहत में आर्म फोर्सेस के पास में क्या क्या करने की और क्या क्या नहीं करने की पावर है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हैं। एक यहां पे स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जा सकता है कि भाई आफ्सपा के अंडर में अगर किसी व्यक्ति ने ऑपरेशन किया है और कुछ गलत काम भी कर दिया अगर, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं जा सकता। ये गलत है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सैंक्शन कर सकती है, उसके बाद में एक्शन लिया जा सकता है। ये सच है कि जब तक गवर्नमेंट आपको सैंक्शन नहीं करेगी लीगल एक्शन लेने के लिए, तब तक आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये कुछ बातें हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में जो हमको ध्यान रखनी है। एंड ये भी ध्यान रखना है कि 1958 से ऑपरेट कर रहा है ये कानून। इसलिए भी बहुत कह सकते हैं हेल्पफुल रहा है क्योंकि इसने पंजाब की इंसर्जेंसी को खत्म करने में मदद करी, जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी को क्रश करने में मदद करी, नॉर्थ ईस्ट में काफी वक्त तक इंसर्जेंसी चलती रही, उनको भी दबाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और काफी सारी जगहों पर पीस जो है उसको स्थापित करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत शायद वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है जहां पर इंसर्जेंसीज खत्म हुई हैं, लोगों की जो भी शिकायतें थी उनको एड्रेस किया गया है और उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वापस लाया गया। पंजाब में काफी वायलेंस हुआ, मगर जो भी एक दशक वायलेंस चलता रहा, बट अल्टीमेटली चीजें वहां पर सामान्य हुई। जम्मू कश्मीर में भी चीजें काफी खराब हुई, बट अल्टीमेटली वहां पर समान हुई। नॉर्थ ईस्ट में भी परिस्थितियां खराब हुई, बट वहां पर भी सामान्य हुई। पॉइंट यह है मेरा कहने का कि इन सारे कानूनों का सही इस्तेमाल किया गया, वाजिब या प्रोपोर्शनल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया,
और जो भी आपके थ्रेट थे आपका देश की इंटीग्रिटी को या यूनिटी को, उनको डील किया गया और उसके बाद में फिर वहां से अफवाह वगैरह को हटाया भी गया। तो बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार ने विवेक के साथ में इस फोर्स का इस्तेमाल किया है। मगर हाँ, ये फोर्स एक वाजिब फोर्स है। अगर बहुत असामान्य परिस्थितियां बनती हैं तो इस तरीके की पावर होना हमारे पास में जरूरी हो जाता है। तो ये हो गई पहली न्यूज एएफएसपीए के बारे में। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज जो है वो एक दवाई के बारे में है जिसका इस्तेमाल टीबी को ठीक करने में या ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में किया जाता है, और एक दवाई मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के बारे में है। वहां से हम लोग फिर एक कंसेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे जिस कंसेप्ट का नाम होता है सेकेंडरी पेटेंट। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दवा जो है जिसके बारे में हमको बात करनी है उसका नाम है बेडाक्विलीन। बेडाक्विलीन वो दवा है या फिर वो मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या? किसी को अगर टीबी है और वो टीबी अगर उसको हार्म कर रही है, वो कहीं ना कहीं अगर धीरे 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 उसकी लाइफ अगर ले रही है, तो फिर ऐसी जो ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम लोग एक्टिव टीबी या फिर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, उसके इलाज में, उसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए बेडाक्विलीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। वो लोग टीबी को ठीक करने की ये जो दवाई है बेडाक्विलीन, ये बनाकर बेचते हैं एक ब्रांड के तहत में, या फिर उनका जो ब्रांड नेम है बेडाक्विलीन को बेचने का वो है सिरतूरो। ध्यान से सुनिएगा, कहानी क्या है। बेडाक्विलीन नाम की एक दवाई है जिसकी मदद से टीबी को ठीक किया जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ड्रग मेकिंग कंपनी है, दवाई बनाने वाली कंपनी है। ये लोग बेडाक्विलीन नाम की जो दवा है इसको सिरतूरो नाम के ब्रांड से बेचते हैं। अब न्यूज ये है कि इन लोगों ने ये घोषणा करी है कि इनका जो पेटेंट का राइट है, सिरतूरो के ऊपर जो इनका पेटेंट का राइट है, ये इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। मतलब ये कि जैसे ही इनका ये पेटेंट की अवधि खत्म होने वाली है, होता क्या है कि जैसे लेट से आपने एक दवाई बना ली, अब इस दवा के ऊपर अगर आपने पेटेंट ले लिया है तो फिर आपके अलावा इस दवा को कोई नहीं बना सकता। अब ये जो पेटेंट है वो हमेशा के लिए नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए आपको ये पेटेंट दे दिया जाता है। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए आपको ये पेटेंट मिलता है कि भाई इतने सालों तक के लिए ये दवाई सिर्फ आप ही बनाओगे। उसके बाद में फिर जो है इस दवा को दूसरे लोग भी बना सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो दवाई है बेडाक्विलीन, जिसको जॉनसन एंड जॉनसन सिरतूरो के नाम से बेचता है, इसका पेटेंट का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है। अब पेटेंट का टाइम खत्म होगा तो फिर दूसरी कंपनियां भी जो हैं इस पर्टिकुलर दवाई के जेनरिक वर्जन्स वगैरह बनाकर बेच सकती हैं, और खास तौर पे विकासशील देशों में जहां पर ये दवाई बहुत महंगी बिकेगी, उसके अल्टरनेटिव में अगर इसके जेनरिक वर्जन्स आ गए जो सस्ते में मिल जाते हैं, तो उससे लोगों का काफी भला होगा। क्योंकि विकासशील देशों में या फिर जो वो देश हैं जो विकसित नहीं है, वहां पर लोगों की इतनी परचेसिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो सिरतूरो या फिर इस तरीके की महंगी दवाइयां खरीद सकें। जनरली ये दवाइयां बहुत महंगी मिलती हैं। तो अब इस तरीके की परिस्थितियों में ये जो कंपनीज हैं इन्होंने एक तरीका निकाल लिया है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी पेटेंट्स। सेकेंडरी पेटेंट्स के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सेकेंडरी पेटेंट बेसिकली अभी के लिए अपने को इतना याद रखना है कि एक तरीका है या एक प्रोसेस है जिसकी मदद से अगर कोई कंपनी का पेटेंट है किसी पर्टिकुलर दवाई के ऊपर और वो खत्म होने वाला है, तो उसके बाद भी सेकेंडरी पेटेंट की मदद से वो किसी दूसरी कंपनी को उस दवाई को बनाने से रोक सकती है। कैसे रोक सकती है वो भी बात करेंगे, मगर अभी अपने को ध्यान क्या रखना है कि बेडाक्विलीन नाम की ये दवाई जिसका इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है, इस दवाई को सिरतूरो के नाम से जॉनसन एंड जॉनसन नाम की कंपनी बेचा करती है, और इसका भी ये जो पेटेंट का टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है। तो इन्होंने घोषणा ये करी है कि पेटेंट का टाइम खत्म होने के बाद में हम लोग सेकेंडरी पेटेंट जो है वो इन्वोक नहीं करेंगे, जिसकी मदद से जनरली जो दवाई बनाने वाले हैं किसी और व्यक्ति को पेटेंट खत्म का टाइम खत्म होने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग करने से रोक देते हैं। अभी सेकेंडरी पेटेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने आखिर ये घोषणा करी क्यों? इसकी वजह यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर पूरी दुनिया से प्रेशर बनाया जा रहा था कि आपने ये जो ब्रेक थ्रू ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग है, यानी कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो ट्यूबरक्लोसिस की दवाई है जिससे टीबी को ठीक कर लिया जाता है। एक जमाने में जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी इस ड्रग की, तब टीबी जानलेवा थी। जैसे एड्स है उसका कोई इलाज नहीं है, एग्जैक्टली उसी तरह से अगर टीबी लग गई तो फिर आपकी मौत निश्चित है। जल्दी होगी, बाद में होगी, बहुत तकलीफ में होगी या तकलीफ में नहीं होगी वो डिपेंड करता है, बट आपकी मौत होगी। तो ये तय था कुल मिला के, इससे आप बच नहीं सकते थे। तो इस दवाई का की डिस्कवरी होने के बाद से जब ये
फाइनली कंफर्म हो गया कि अगर किसी को टीबी लग गई तो भी उसका इलाज किया जा सकता है। तो क्योंकि इन लोगों का पेटेंट था और ये लोग काफी महंगी बेचा करते थे, तो इसके चलते बहुत दवाई होने के बाद भी, उपलब्धता होने के बाद भी बहुत से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और इसके चलते फिर जिन लोगों को अगर टीबी हो गई और जिनको जरूरत है उन तक ये दवाई पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अब जब इसके पेटेंट का टाइम खत्म होने पे आ गया है और सबको पता था कि जैसे ही पेटेंट का टाइम खत्म होने पर आएगा तो सेकेंडरी पेटेंट की जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल कर जॉनसन एंड जॉनसन बाकी किसी और को इसका जेनरिक वर्जन बनाने से रोक सकती है। एंड जेनरिक वर्जन अगर नहीं आएगा तो दवाई सस्ती नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये अफोर्डेबल नहीं हो पाएगी। तो जो छोटे देश हैं या फिर जो आपके ऐसे देश हैं जो इतने अमीर नहीं है, वहां पर जिन लोगों को टीबी है वो लोग या तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर उन लोगों को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, तो इलाज बहुत महंगा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया से ग्लोबल प्रेशर बनाया गया जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर कि भैया तुम इस दवाई का पेटेंट टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में सेकेंडरी पेटेंट जो है उसको इन्वोक नहीं करोगे। इसका फायदा यह होगा कि 134 के करीब जो देश हैं जहां पर जो लो इनकम कंट्रीज हैं, खासतौर पे अफ्रीका में 134 देशों में से जो देश आपके अफ्रीका में आते हैं जो लो इनकम कंट्रीज हैं, वहां पर अब इस दवाई का जो जेनरिक वर्जन सस्ते में बिकेगा तो उसकी मदद से लोग बाग लोग बाग जो है उसको खरीद सकेंगे और अगर टीबी है तो उसका इलाज फिर ढंग से करवा सकेंगे। अब कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है जेनरिक दवाई से, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 2013-14 के आसपास में केस आया था, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुनाया था। एक कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनी थी, उनका जो वो ड्रग था, कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनी थी, उनका जो ड्रग था वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिकता था। उसी ड्रग का जेनरिक वर्जन किसी ने बनाया, कोई इंडियन कंपनी थी, ये कंपनी बाहर की थी जिसका जो ओरिजिनल जो कैंसर का ड्रग था 1 लाख से ज्यादा का बिक रहा था। अब कोई जेनरिक कंपनी थी, जो कोई इंडियन कंपनी थी, उसने जेनरिक वर्जन बना लिया, वो शायद 15,000 रुपए के आसपास का था। ये जेनरिक वर्जन बनाकर फिर हमने आपका अफ्रीका में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है इसको सप्लाई किया और वहां पर वो लोग जो कैंसर के शिकार थे उनको काफी ज्यादा मदद मिली। तो बाद में फिर इस कंपनी ने जो 1 लाख रुपए का वो ड्रग बेच रही थी तो उन्होंने फिर केस लगाया था जेनरिक मेडिसिन बनाने वालों के ऊपर कि इन्होंने हमारे पेटेंट राइट्स का वायलेशन वगैरह किया है। खैर कुछ हुआ गया नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया था, इन लोगों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया था। मगर इससे आपको एक बात समझ में आएगी कि जो ड्रग बहुत महंगा बिकता है उसका अगर जेनरिक वर्जन बना लिया जाए तो कंपैरेटिवली वो उस महंगे ड्रग की अपेक्षा बहुत सस्ता है। कहां 1 लाख रुपए की आपकी दवाई आ रही है कैंसर की, और कहीं उसी और कहां उसका ही वर्जन जो है 15,000 रुपए में बना दिया। तो ये जो तरीका है इसकी मदद से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 1 लाख रुपए की दवाई, वो कम से कम जेनरिक वाली जो है उस पर जा सकते हैं। और ये लोग पेटेंट या सेकेंडरी पेटेंट खेल खेल कर ये 15,000 रुपए में दवाई बनने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहां पे इस तरीके की कोई हरकत ना की जाए। यहां पे बेडाक्विलीन का कोई जेनरिक वर्जन जो सस्ते में बिकेगा उसको आने से जॉनसन एंड जॉनसन ना रोक पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 100 ग्लोबल प्रेशर बनाया गया था कि सेकेंडरी पेटेंट नाम की चीज तुम इन्वोक नहीं करोगे। सेकेंडरी पेटेंट क्या होता है अभी देख रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ, 134 के करीब जो देश हैं इनको एडवांटेज मिलेगा। 134 के करीब जो देश हैं वहां पर अब सस्ती मात्रा में सस्ते दामों में जो है ये दवाई बिक पाएगी और टीबी का इलाज हो पाएगा। अब यहां से सवाल उठता है कि जो सेकेंडरी पेटेंट है ये किस बला का नाम है। अब इस पे बात करते हैं, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हमारे काम की चीज है। ये जो पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया ये बताना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना आपको ये बात समझ में नहीं आती कि ये सेकेंडरी पेटेंट क्या होता है, ये एवरग्रीनिंग क्या होती है। मगर ये यूपीएससी के लिए काम का है और इसको समझाने के लिए मैंने ये राम कथा आपको सुनाई है। मगर ये जानना अपने लिए जरूरी था कि बैकग्राउंड क्या है, बेडाक्विलीन किस बला का नाम है, सिरतोरो क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन कैसे इसमें रोल में आया, ग्लोबल प्रेशर क्यों डाला, सेकेंडरी पेटेंट नाम की कोई चीज होती है, सब अपन लोगों ने समझ लिया। इतना अपने को समझ में आ गया कि कहीं पर अगर एक दवाई बनी है, किसी ने अगर एक दवाई बना ली तो उस पे उसको अगर पेटेंट मिल गया तो सिर्फ वही आदमी या फिर वही कंपनी उस दवाई को बना सकती है। बट ये हमेशा के लिए नहीं होता, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। और जैसे ये फिक्स टाइम खत्म होने पे आता है वैसे ही कुछ हरकतें होती हैं जिसको अपन लोग सेकेंडरी पेटेंट बोल सकते हैं। वो हरकतें कर कर टाइम खत्म होने के बाद में, जब पेटेंट का टाइम खत्म होगा और उसके बाद में फिर दूसरे लोग भी इस ड्रग को बना सकते हैं, तो उन दूसरे लोगों को ये लोग सेकेंडरी पेटेंट वाली जो हरकत है ये कर कर रोक सकते हैं वो ड्रग बनाने से। अब सेकेंडरी पेटेंट होता क्या है उस पर बात करेंगे और यूपीएससी के लिए यही कंसेप्ट जो है वो अपने काम का है। चले इसको देखते हैं।
Secondary patent, also known as evergreening, is a technique used by businesses to prevent the entry of generic competitors. Under it, additional patents are obtained on original drugs modification like a new dosage, new forms, new release or new combinations. Evergreening is prohibited in India under Patents Act 1973. मतलब ये कि जो सेकेंडरी पेटेंट्स होते हैं, जिसको कई बार एवरग्रीनिंग भी बोला जाता है, ये क्या चीज है? ये एक तरीका है या फिर एक टेक्निक है जो जनरली आपके जो बिजनेस में रहते हैं, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर अपने प्रोडक्ट का जेनरिक वर्जन बनने से रोकती हैं या फिर अपने प्रोडक्ट का जेनरिक वर्जन बाजार में आने से रुकवाती हैं। सवाल ये उठेगा कि ये जेनरिक वर्जन क्या होता है, समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई एक ड्रग बना, कोई एक ड्रग या फिर कोई एक दवाई बनी। अब ये ड्रग बना है तो उसमें कुछ केमिकल्स डले होंगे, या फिर यूं बोलूं कि इसके कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे। अब अगर कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर ड्रग का, लेट्स से अभी कंपनी के पास में पेटेंट है, उनका पेटेंट खत्म होने का टाइम आ गया है, तो उस पेटेंट जब खत्म होता है उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति ने इन्हीं केमिकल्स का इस्तेमाल कर कर, यही सारे के सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया, मगर साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी डाल दी, या दवाई के फॉर्मूले के साथ में थोड़ा सा छेड़खानी इस तरीके से करी कि दवाई अभी भी एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रही है, मगर ये फॉर्मूला जो इस्तेमाल हुआ था 10 का 10 वो फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें कुछ चीजें आपने और डाल दी। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपने सॉफ्टी बनाई है अपने घर पर, सॉफ्टी के, या फिर आपने लेट से वनीला की आइसक्रीम बनाई। अब आपकी वनीला की आइसक्रीम की रेसिपी आपके पड़ोसी ने चुरा ली और एग्जैक्टली 10 की 10 वनीला आइसक्रीम बना ली, मगर आपकी वनीला से थोड़ा सा अलग करने के लिए उसने लेट से उसमें गुलाब का थोड़ा सा एसेंस डाल दिया, या फिर उसमें थोड़ा सा हल्का सा कोई दूसरा कलर डाल दिया जो फ्लेवरिंग के कलर्स होते हैं। तो आपकी वनीला सफेद कलर की है, उसकी लेट से हल्की गुलाबी है, बाकी कोई फर्क नहीं है, टेस्ट वैसा ही है, क्वालिटी वैसी, सब बढ़िया है। जेनरिक दवाएं भी लगभग इसी तरीके की होती हैं कि ये जो ड्रग है उसमें जो भी केमिकल्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हम भी डालेंगे, बट साथ में कुछ चीजें एडिशनल डाल देंगे ताकि फॉर्मूला जस का तस आपका कॉपी ना हो जाए और आप कॉपीराइट क्लेम ना लगा दें। इस पर्टिकुलर बात का ध्यान रखा जाता है। बाकी मोर और लेस अब ये जो दवा है ये वही काम करेगी जो आपका ये जेनरिक ड्रग जो है ये वही काम करेगा जो आपका मेन ड्रग कर रहा था, मगर इसको सस्ते में बेचा जा सकता है, इसको बहुत कम दामों में जो है सेल किया जा सकता है। तो कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, अब ये यहां से अगर ये ऑब्वियस सी बात है, अगर जेनरिक ड्रग आएगा और सस्ते में बिकेगा तो फिर ये जो मेन ड्रग है इसको कोई खरीदेगा नहीं, या फिर कम से कम जो बहुत अमीर लोग हैं वही खरीदेंगे इसकी। अगर लेट से इसकी जो परचेस है अगर, या फिर इसकी जो सेल है अगर वो गिरेगी तो कंपनी को होगा नुकसान। इससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे इनका पेटेंट का टाइम खत्म होने का टाइम करीब आता है, ये कोई ना कोई थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर कर एक एडिशनल पेटेंट ले लेते हैं। ये बोलते हैं कि साहब हमारा जो ओरिजिनल ड्रग है उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, उसमें हमने थोड़ा सा चेंज करवाया है। और जैसे कि 10 लेट से आज मैंने एक ड्रग बना लिया, अब 10 साल के लिए पेटेंट मिल गया, तो 10 साल जैसे ही खत्म होने के करीब आते हैं तो मैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को लगा देता हूं और मैं बोलता हूं कि इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, थोड़ा सा ट्विक कर दो, कुछ इसमें चेंजेस लेकर आ जाओ। अब अगर वो छोटे से चेंजेस में लेकर आ गया तो फिर उसके बाद मैं फिर से अप्लाई कर देता हूं नए पेटेंट के लिए। अब मैं ये बोलता हूं कि जो मेरा पुराना ड्रग था वो उतना इफेक्टिव नहीं रह गया, मैंने उसमें कुछ नए चेंजेस किए हैं और इन नए चेंजेस के साथ में मैंने ड्रग को मॉडिफाई कर दिया है और अब मुझे फिर से एक नया पेटेंट दे दिया जाए। अगर मुझे फिर से नया पेटेंट मिल गया 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो फिर ये 10-15 साल में जो ये ड्रग है इसको कोई बना नहीं पाएगा। ठीक है, कोई बनाने की कोशिश करेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये तो मेरा फॉर्मूला है जिसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया था, ये बेसिकली उसको चुरा रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इस ड्रग में इस तरीके से चेंजेस किए हैं कि इसके अब डोसेजेस जो है वो बदल गए। पहले अगर आपको ये दवाई दिन में 3 बार खाना पड़ती थी तो हो सकता है 5 बार खाना पड़ेगी, या पहले आपको ये दवाई जो है 3 बार खाना पड़ती थी, हो सकता है अब 1 बार में काम बदल जाएगा। तो मैंने डोसेज बदला है और डोसेज को बदलने के लिए मैंने फॉर्मूले में कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए मुझे एक पेटेंट दे दिया जाए और फिर मुझे पेटेंट मिल जाएगा तो कोई 10 साल या 20 साल के लिए, तो कोई दूसरा व्यक्ति फिर उस बीच में इस ड्रग को बना नहीं पाएगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने फॉर्मूला जो है उसको एक ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, या उसके नए तरीके के केमिकल रिएक्शंस करवाए, नए तरीके के कॉम्बिनेशंस करवाए और उसकी मदद से मैंने एक नया ड्रग बनाया है। कुछ इस तरीके की हरकतें कर मैंने फिर से वो अपना जो पेटेंट मेरा खत्म होने वाला था, मैंने फिर से नया पेटेंट ले लिया और अब मैंने नया पेटेंट ले लिया है और मेरे फॉर्मूले में थोड़ा बहुत मैंने बदलाव किया है।
अब वो फॉर्मूला जो है कोई जेनरिक दवाई बनाने वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, करने की कोशिश करेगा तो मैं कॉपीराइट क्लेम लगा दूंगा। इस तरीके से मेरा 10 साल का जो या 20 साल का या जो भी मुझे स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिला था अपना पेटेंट का, वो खत्म होने के पहले ही मैंने ऐसी हरकत करी कि मेरा पेटेंट फिर कुछ वक्त तक के लिए एक्सटेंड हो गया। ये लगभग उसी तरीके से है कि जैसे आपने एक सिम कार्ड लिया और उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है कुछ दिनों में, और आपने रिचार्ज कर लिया, फिर उसकी वैलिडिटी बढ़ गई, फिर रिचार्ज कर लिया, फिर वैलिडिटी बढ़ गई, कुछ उसी तरीके की हरकत यहां पर हो रही है। तो ऐसा अगर मैं करता हूं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है सेकेंडरी पेटेंट, या फिर इसको बोला जाता है एवरग्रीनिंग। ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी पेटेंट का मतलब क्या है, जब आपने दवाई बनाई थी ओरिजिनल और तब आपको पेटेंट मिल गया। सेकेंडरी पेटेंट का मतलब यह है कि उसमें कुछ छेड़खानी कर ली और जो नया आपका जो पेटेंट का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है ओरिजिनल, उसमें आपने एक्सटेंशन ले लिया। इसको या तो आप सेकेंडरी पेटेंट बोलते हो या फिर इसको कई बार एक और नाम से जाना जाता है, वो है एवरग्रीनिंग। ये याद रखना है, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आगे भी संभावना है कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाएगा। सेकेंडरी पेटेंट क्या होता है इस तरीके से, या फिर पीएससी वगैरह जो है स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में आ जाएगा। जो दूसरे पेपर होते हैं यूपीएससी के, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, और जो आपके दूसरे पेपर जिसमें जनरल स्टडीज आती है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, ये जो प्रक्रिया है जिसकी मदद से मैंने जो ओरिजिनल पेटेंट था उसका टाइम पीरियड बढ़वा लिया, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ हरकतें कर कर, इस तरीके की हरकतें कर कर जो पेटेंट बढ़ाने की प्रक्रिया है, इसको बोला जाता है एवरग्रीनिंग, या फिर इसको बोला जाता है सेकेंडरी पेटेंट। और ये चीज आपके, ये टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कर कर ओरिजिनल ड्रग मैन्युफैक्चरर जो है वो जेनरिक कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में आने से रोकता है और जमकर प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, भारत में 1970 में कानून बनाया गया था जिसका नाम था पेटेंट्स एक्ट 1970। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1970 में भारत में कानून बना था पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट के तहत में भारत में एवरग्रीनिंग नहीं की जा सकती, एवरग्रीनिंग प्रोहिबिटेड है। तो ये कोई कंपनी बाहर करना चाहे तो करे, मगर इंडिया में एवरग्रीनिंग नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा पेटेंट था 10 साल का और ये खत्म होने के पहले मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो डोज बदल गई है, फॉर्मूला बदल गया है, ये फलाना बदल गया है, ठिकाना बदल गया है, तो मेरा पेटेंट जो है फिर 10 या 20 साल के लिए आगे बढ़ा दो और फिर मुझे ये राइट दे दो कि मेरे अलावा कोई मेरी दवाई को नहीं बनाएगा। ये एवरग्रीनिंग की जो प्रक्रिया है, जो सेकेंडरी पेटेंट है या सेकेंडरी पेटेंट की जो प्रोसेस है, ये भारत में नहीं की जा सकती। भारत में ये बैन है, अपने को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से जो सवाल बनेंगे वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन यहां से बनता है। एक तो ये बेडाक्विलीन जो है वो क्या बला का नाम है, ये पूछा जा सकता है कि बेडाक्विलीन जो कुछ वक्त से न्यूज में है वो क्या है। रॉकेट है, एस्ट्रॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस की दवा है, एड्स या फिर कैंसर या टीबी की दवा है, तो एड्स या फिर कैंसर की दवा है। इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाएंगे तो अपने को नाम याद रखना पड़ेगा। हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है, मगर फिर भी अतरंगी सवाल 2023 में जिस तरीके से आए हैं, फिर अगर किसी को, अगर इस तरीके के आदमी को बैठा दिया और उसने अनशन पेपर बनाया तो कुछ कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है। बेडाक्विलीन का नाम ध्यान रखिएगा, ये दवाई है जिसकी मदद से टीबी को ठीक किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनेगा वो यही है कि सेकेंडरी पेटेंट क्या होते हैं या फिर एवरग्रीनिंग क्या होती है, एवरग्रीनिंग क्यों की जाती है और कौन करता है, ये पूछा जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि क्या भारत में एवरग्रीनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर भारत में एवरग्रीनिंग नहीं हो सकती तो कौन से कानून ने इसको प्रोहिबिट कर रखा है। अब पेटेंट एक्ट की जगह पे उन्होंने लेट से इंडियन मेडिकल एक्ट या इस तरीके का कोई फैंसी नाम डाल दिया और बोला कि इस एक्ट ने जो है एवरग्रीनिंग को रोक रखा है, और अपन ने जाके उसको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। याद रखना है, पेटेंट्स एक्ट 1970 ने ये आपका जो है प्रावधान किया है कि आप एवरग्रीनिंग भारत में नहीं कर सकते, भारत में एवरग्रीनिंग बैन कर रखी है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि आज के पेपर में इससे ज्यादा रेलेवेंट न्यूज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी। आई होप सो आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को ये सेशन रेलेवेंट लगा होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें अब हम लोग 3 अक्टूबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे साथी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या फॉर दैट मैटर किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स आते हैं, उनसे भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें एंड पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि समर शेष है। द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू, जय हिंद।